नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति की चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियां। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को हम इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। कि लोकतंत्र सिद्धांत एवं व्यवहार के रूप में क्या है? तो लोकतंत्र सिद्धांत एवं व्यवहार के रूप में जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। और यही परिभाषा लोकतंत्र की अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन महोदय ने दिया था कि डेमोक्रेसी टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। नेक्स्ट बात आती है कि भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 71 करोड़ से अधिक। देखिए पुरानी डाटा है, वर्तमान में जो डाटा होंगे ये पुस्तक की डाटा है कि 71 करोड़ से अधिक, और वर्तमान में जो डाटा है ये लगभग 80 करोड़ के आसपास है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यह है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो रबड़ स्टाम्प की तरह होते हैं, वो मुख्य कार्य वहाँ पर नहीं करते हैं। अब बात आती है हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की। तो नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड एक माओवादी नेता हैं, और इनके साथी ब्रिटेन और भारत में स्थापित कैबिनेट प्रणाली की सरकार का सिद्धांत नेपाल में भी लागू करना चाहते थे, जो वहाँ की जनता को स्वीकार नहीं हुआ। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो एक माओवादी नेता हैं, उनके जो साथी थे वो ब्रिटेन और भारत में जो स्थापित है कैबिनेट प्रणाली, उसी का सरकार का सिद्धांत का पालन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी उसने उसको स्वीकार नहीं किया। अंततः नेपाल की संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के माधव कुमार नेपाल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया, और 24 में से 21 राजनीतिक दलों का समर्थन इन्हें मिला, और इस तरह से नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हो गया। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के कुल 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखते हैं यहाँ पे तीनों में संबंध क्या है आपसी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में क्या संबंध है? देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्यपालिका का काम है कार्य पारित करना, कार्य को लागू करना। विधायिका का काम है नियम और कानून तैयार करना, और न्यायपालिका का काम है उन नियम और कानूनों के तहत न्याय सुनाना। अब कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन कौन थे? तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिकी संविधान के निर्माता थे। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को कहा जाता है, उसी तरह अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिकी संविधान के निर्माता थे। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन का कहना था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए। किस लिए? उनके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो कार्य परिणत नहीं कर पाएंगे। और विधायिका में दूरदर्शिता होना चाहिए। किस लिए? कि जो कानून आज हम बना रहे हैं वो अगले आने वाले 100 साल, शताब्दी, दशकों में किस रूप में प्रभावित होकर उसको सोच करके कानून का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए उनके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए। नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसियाँ निर्धारित की जाती है विधायिका के द्वारा, तो इसलिए उसमें इन सब चीज़ों की दूरदर्शिता होनी चाहिए। और न्यायपालिका को हमेशा सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य पर अडिग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कर
टैक्स कितने प्रकार का होता है? तो देखिए टैक्स जो होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स में ऐसे टैक्स को कहते हैं जिन पर जिसके ऊपर कर लगाया जाता है उन्हीं को उसका भुगतान करना होता है। जिस व्यक्ति या संस्था के ऊपर कर लगाया जाए, यदि वही व्यक्ति और संस्था उसके कर का भुगतान करे तो ऐसे सिस्टम को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर, आयकर किसी व्यक्ति या संस्था के ऊपर लगाया जाता है और उसका भुगतान भी वही व्यक्ति करता है। व्यय कर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सब ऐसे कर हैं जिसका करारोपण और जिसके ऊपर किया जाता है वही व्यक्ति उसका वहन भी करता है। और कुछ ऐसे कर होते हैं जिसको लगाया जिसके ऊपर जाता है वह व्यक्ति पेमेंट करने के बाद अपने नीचे के व्यक्तियों के ऊपर टैक्स का हस्तांतरण कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे बिक्री कर, सेल्स टैक्स। अगर किसी बिक्री कर को लगाया जाता है किसी वस्तु या उत्पाद पर, तो विक्रेता क्या करता है, उस कर को जोड़ करके उस बिक्री मूल्य में जोड़ करके उसका विक्रय करता है। इस तरह अंतिम जो वहन करता होता है वो हो जाता है उपभोक्ता। इसी तरह उत्पाद टैक्स हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सब ऐसे टैक्स हैं जिसका भुगतान तो कर रहा है उत्पादक, लेकिन अंतिम रूप से जो वहन कर रहा है वो कर रहा है उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट में, उस वस्तु में इन सब करों का समावेश कर दिया गया है, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है जिससे। अब इसी के और पॉइंट में समझा दिया गया है कि प्रत्यक्ष कर जिसके ऊपर कर लगता है उसे ही उसका भुगतान करता है, इसे किसी के ऊपर हम टाला नहीं जा सकता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जो कि कर का भार दूसरे के ऊपर टाला जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो को हिंदी में रसीद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर भागीदारी है 19.3%। ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 19.3%। और यहीं अमेरिका में है 16.3%, इटली में है 16%, आयरलैंड में है 14.2% और फ्रांस में है 13.9%। इस तरह हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है। इस तरह ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। धन्यवाद मित्रों।